Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is drug use in neural system. आज हम उन सभी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूरल सिस्टम में यूज होती हैं। तो अब हम कौन कौन सी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे एनसेट्स, उसके बाद हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग, फिर हम देखेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग एंड लास्ट में हम देखेंगे एनाल्जेसिक्स। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स, ये दो ड्रग हैं। इनको हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये रेयरली, मतलब ऐसे तो पूछी जाती हैं बट इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी नहीं गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसेट्स के बारे में। एनसेट्स क्या होती है? देखो, सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है एनसेट्स? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नाम में पता लग रहा है इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में वर्क करेगी, यानी कि इन्फ्लामेशन नहीं होने देगी। ठीक है, तो अब ये होती क्या है? तो देखो, ये दीज आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर एस्पिरिन लाइक ड्रग। मतलब कि ये कैसी होती हैं? एस्पिरिन की तरह होती हैं। एस्पिरिन का जो एक्शन होता है वो इन्हीं का एक्शन होता है, यानी इनका एक्शन एस्पिरिन की तरह होता है। दीज आर नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक नहीं होती। नॉन ऑपिएट्स एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन को कम करने वाली ड्रग। ऑपिएट्स नहीं है, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि ऑपिएट्स नहीं है फिर भी वो पेन को कम करती हैं, और साथ ही साथ नार्कोटिक्स भी वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका एक्शन क्या होता है। तो दीज आर रिवर्सिबल एनाल्जेसिक एंड नॉन सेडेटिव। रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल होती है, एनाल्जेसिक्स यानी पेन को कम करती है, नॉन सेडेटिव यानी सेडेशन कॉज नहीं करती है। ठीक है, दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स प्रॉपर्टी दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी। इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनके पास होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, इन्फ्लामेशन को कम करती है, यानी एंटीपायरेटिक यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है या फिर फीवर है उसको कम करती है, एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन को कम करती है। ठीक है, ये इनके पास प्रॉपर्टी होती है। अब ये काम जो कर रही है, ये जो तीनों एक्शन कर रही है, चाहे वो इन्फ्लामेशन कम करने का हो, एक तरीके से बॉडी टेम्परेचर कम करने का हो, या फिर पेन कम करने का हो, काम कैसे कर रही है? ये कर रही है प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी को इनिबिट करके। ठीक है, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी को इनिबिट कैसे करती है भाई? देखो, हमारे पास दो एंजाइम होते हैं, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू। ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों का मेन काम होता है, ये दोनों दो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसमें से जो कॉक्स सेकंड है, ये मेनली पेन में आता है। ठीक है, इसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, तो यानी इसको भी इनिबिट करेगी और इसको भी करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा और हमारे पास एक तरीके से एनाल्जेसिक एक्शन यानी कि पेन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? देखो, इसके मेनली तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक सेकेंड, इसके तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर, एंड अब ये जो चौथा वाला है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, किसी बुक में रेयरली मिलेगा। तो इसलिए यदि आप मेरी माने तो ये तीन ही क्लासिफिकेशन आप लिखिएगा: नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर एंड सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर। अब क्या क्या है इनके सब टाइप्स, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर। ये क्या होती है? इसमें एग्जांपल है सैलिसिलेट का। सैलिसिलेट का एग्जांपल है, सॉरी, इसमें सब क्लास है सैलिसिलेट, और सैलिसिलेट का एग्जांपल है एस्पिरिन। ओके, पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है पैरासीटामोल। प्रोपियोनोइक डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है आइब्रोफेन और फेनोप्रोफेन। ठीक है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें इसके अंदर आता है डाइक्लोफेनिक। फिर फेमिनेट्स आ जाता है, फेमिनेट्स में हमारे पास आता है मेफनेमिक एसिड। ये तो हो गए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। फिर प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर में आते हैं डाइक्लोफेनिक, एसाइक्लोफेनिक, नीमोस्लाइड्स। ठीक है, सिलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर में आते हैं हमारे पास सिलिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, एटरोकॉक्सिब। अब ये जो तीन नाम है ना, ये थोड़े टंग ट्विस्टर है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा। सिलिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, एटरोकॉक्सिब, है ना। तो ये इसका क्लासिफिकेशन की बात हुई। अब हम देख लेते हैं इसका मोए यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम है, उनको इनिबिट करता है। कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम करते हैं किसका सिंथेसिस? प्रोस्टाग्लैंडिन का। अब यदि उन्हें इनिबिट करेगा तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है, और यदि उसका सिंथेसिस ही नहीं हुआ तो इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे काम किया? कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम को इनिबिट कर दिया, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी एक्शन डिक्रीज हो गया या कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। नोट है कि एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल, मतलब कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था दे आर रिवर्सिबल, हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी ना कि दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये रहा। यस, रिवर्सिबल, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव, नॉन सेडेटिव, यानी कि ये रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो एस्पिरिन होती है इज इरिवर्सिबल, इनिबिट कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम व्हाइल अदर एंजाइम्स इनिबिटेड रिवर्सिबली। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एस्पिरिन दे रहे हैं तो वो इनिबिट करेगी कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम को,
बिल्कुल इरिवर्सिबली, यानी कि भाई एक बार इनहिबिट कर दिया तो कर दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब ना उसको है ना, एस्पिरिन जब तक अपना एक्शन शो करेगी ना, तब तक तो वो रिवर्ट बैक नहीं होंगे। लेकिन बाकी एनसेट्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इसको रिवर्सिबली फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहती है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा आदमी आ जाता है ADME। ए मतलब IV, IM ओरली, हम इसको एडमिनिस्टर किससे भी कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिवर के थ्रू मेटाबलाइज होगा, यूरिन और किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट होगा। इसका इंडिकेशन यानी एक्शन, वो सॉरी यूजेस देख लेते हैं। तो देखो भाई ऑब्वियस है एनाल्जेसिक एक्शन होता है, तो देखो उसके नाम से ही हम इसके इंडिकेशन को याद कर सकते हैं। एनाल्जेसिक एक्शन है तो पेन में यूज आएगा। पेन का होता है, अर्थराइटिस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ठीक है, पायरेक्सिस में आएगा। टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी कंडीशन, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ आएगा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, मतलब MI और इस्चेमिक जो अटैक होता है उसमें भी काम आती है। ठीक है, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया में कौन सी आती है, मेफनेमिक एसिड, है ना। डिस्मेनोरिया मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें मेफनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के, कहाँ का नहीं देना चाहिए। तो देखो इसको देना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लैक्टेशन का है, अच्छा लैक्टेशन भी आप एड ऑन कर लीजिएगा, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी हम इसको नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब देखो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होगा, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन का दूसरा काम होता है ब्लड थिनर, यानी कि ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देती, ब्लड को थिन करती है, पतला करती है। अब पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है तो फिर एस्पिरिन दे दी तो बिल्कुल मतलब ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग होती जाएगी। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में हम इसको नहीं देते, है ना, अस्थमा में नहीं देते, और नेजल प्रॉप्स में भी हम इसको नहीं देते। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, हर्ट बर्न, हेडेक, ये सारी चीज़ें इसके साइड इफेक्ट हैं, या फिर इसके साइड इफेक्ट ये सब होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक NSAIDs ओरली विद फूड टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक इरिटेशन। देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है ना, जो भी NSAIDs होती हैं उनका, वो होता है GI अपसेट, यानी कि या फिर GI इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए इनको हमेशा फूड के साथ लेना चाहिए, यानी खाना खाने के टाइम बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, अब हिस्ट्री ले लेंगे हम पेशेंट की। ठीक है, एडमिनिस्टर लिक्विड एस्पिरिन इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन रैपिडली। अच्छा ठीक है, यदि लिक्विड फॉर्म में हम एस्पिरिन ले रहे हैं तो उसको मिक्स करने के तुरंत बाद हमें ले लेनी चाहिए। ठीक है, आइबुप्रोफेन, एडवाइस पेशेंट नॉट टू टेक आइबुप्रोफेन कंकरेंटली, हमें बार बार कि भाई एक आइबुप्रोफेन ली उसके बाद आइबुप्रोफेन, मतलब भाई जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतनी बार लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि भाई पैरासीटामोल की तरह हर 4 घंटे में हमने ले ली, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर साइड इफेक्ट ऑफ GI ब्लीडिंग के साइड सॉरी साइंस भी हमें चेक करनी है। ये तो हो गई हमारे पास एनसेट्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में। अब देखो एंटी साइकोटिक, साइकोटिक मतलब होता है हमारे पास साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में जो भी ड्रग यूज की जाएगी जिससे कि जो साइकोटिक एक्शन, जो साइकोटिक फीचर्स हैं उनको डिक्रीज किया जा सके, उन्हें हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है न्यूरोलेप्टिक ड्रग। ठीक है, या फिर इन्हें बोलते हैं डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। एगोनिस्ट होता है सेम वर्क करने वाला, और एंटेगोनिस्ट यानी अगेंस्ट में वर्क करने वाला। ठीक है, तो डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट और न्यूरोलेप्टिक ड्रग इनका दूसरा नाम होता है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट साइकोसिस, जैसे कि मैंने बताया था मेंटल डिसऑर्डर। कौन सा मेंटल डिसऑर्डर? सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर आप MHN में पढ़ोगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, कि मेंटल डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस होता है सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास सिजोफ्रेनिया आ गया, ठीक है, डिल्यूजन और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ठीक है, डिलीरियम डिमेंशिया होता है, ये होते हैं साइकोसिस के अंदर। और जो न्यूरोसिस होता है वो होता है एक लेस सीरियस फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास एंजाइटी, फोबिया, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग हम कहाँ देंगे? साइकोसिस में, यानी कि सीरियस मेंटल डिसऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि सीजोफ्रेनिया हो गया, अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर साइकोसिस हो गया। ऑर्गेनिक साइकोसिस में आते हैं डिलीरियम डिमेंशिया, और अफेक्टिव साइकोसिस में हमारे पास आ सकते हैं क्या एक तरीके से डिप्रेशन और मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोटिक इलनेस आर कैरेक्टराइज बाय। अब साइकोटिक जो इलनेस है वो किससे कैरेक्टराइज होती है? वो होती है कंफ्यूजन से, डिल्यूजन से, हेलुसिनेशन से और थॉट डिस्टर्बेंस से। मतलब कि साइकोसिस जब किसी पेशेंट को होगा तो उस पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, डिल्यूजन होगा। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीव, FFB, फॉल्स फिक्स बिलीव। इसका मतलब होता है कि पेशेंट चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन उसे उसका एक बिलीव होता है। जैसे कि कोई है ना, हम किसी पेशेंट के पास लेके जा रहे हैं खाना, और वो कहे नहीं तुमने खाने में जहर मिलाया, वो जबकि हम तो नॉर्मल फ्रेश खाना लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या है, बिलीव है जो कि गलत है, और वो फिक्स्ड है, उसको कोई और सही नहीं कर सकता बातों से। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वहाँ प्रेजेंट है भी नहीं, जैसे कि कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, कुछ भी नहीं है वहाँ पे और हमें कुछ दिख रहा है,
किसी पेशेंट को, इसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, उस वो होता है इल्यूजन, ठीक है। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आइटम वहाँ प्रेजेंट नहीं है और उसे दिख रहा है, जैसे कि भूत दिख रहा है ना टाइप से, तो ये हेलुसिनेशन होता है। एंड थॉट डिस्टर्बेंस, ठीक है। थॉट डिस्टर्बेंस यानी कि थॉट में डिस्टर्बेंस हो जाना, कंपोनेंट ऑफ माइंड में डिस्टर्बेंस हो जाना। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलेप्टिक, सेकंड जनरेशन एंड मिसकैलेनियस, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में 3 सब टाइप है। इसके क्या क्या है? 3 सब टाइप फिनोथायाजीन है, जिसका एग्जांपल है क्लोरोप्रोमाजीन, सीपीजेड, ओल्डेस्ट या फिर फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये 1952 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। थायोरिडाजाइन भी बोल सकते हैं, सॉरी दूसरा इसका एग्जांपल है। ब्यूटायरोफेनॉन्स में देखें तो हेलोपेरिडोल हो गया, डोरपेरिडोल हो गया और फ्लूरिडोल हो गया, ठीक है। थायोजेंटेन में देखें तो थायोथियाजीन। सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक में देखें तो उसमें आ गया रेस्पेरिडोन, ठीक है, क्लोजापाइन है ना, पेलीपेरिडोन। और मिसकैलेनियस में देखें तो लॉक्सापाइन हो गया, रेसरपाइन हो गया, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? अभी हमने देखा है इनका दूसरा नाम होता है डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, यानी कि डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले। तो इसमें इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी कुछ इसी तरह का होगा। अभी हमने क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस देखी थी, जनरेशन फर्स्ट एंड जनरेशन सेकंड। ये क्या करेंगे? D2 और D4 रिसेप्टर से रिलेट करेंगे, मतलब कि जो जनरेशन फर्स्ट वाला है वो क्या करेगा? D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा। अब उसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा भाई? डोपामिन काम नहीं करेगा। जो सेकंड जनरेशन है वो क्या करेगा? D4 को ब्लॉक करेगा और D2 को वीक करेगा। वीक करेगा मतलब कि इतनी अच्छी तरीके से वो जो D2 रिसेप्टर है वो डोपामिन से वर्क नहीं कर पाएगा। अब इनकी वजह से क्या होगा? अब डोपामिन क्या करता है? डोपामिन हमें हेल्दी रखने का काम करता है, हमें एक तरीके से एक्साइटमेंट हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। अब यदि वही कम हो गया, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया, तो सेडेशन आ जाएगा, यानी पेशेंट सोया सोया रहेगा, इमोशन डिक्रीज हो जाएंगे, एंजाइटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें हो गई तो हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी। और एंटीसाइकोटिक ड्रग का मेन एक्शन यही होता है कि वो रेस्टिंग कंडीशन में लेके जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये देखो यही हो गया ना कि क्या है, फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलेप्टिक ब्लॉक करती है D2 रिसेप्टर को डोपामिन में, कहाँ पे? CNS में। अब ये जो पार्शियली मीजोलिम्बिक एरिया, ये सब आप कट कर सकते हो। बस इतना याद रखना, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जो कि किसका रिसेप्टर होता है? डोपामिन का। कहाँ करती है? CNS में। सेकंड जनरेशन क्या करती है? D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और D2 को वीक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेडेशन हो जाता है, इमोशन डिक्रीज हो जाता है, एंजाइटी डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स यानी आदमी के बारे में। तो ओरली लिया जा सकता है, IV, IM किसी भी रूट से लिया जा सकता है, ब्लड, लिवर, किडनी, ठीक है। ये हो गया DME यानी मतलब फार्मेकोकाइनेटिक्स। इंडिकेशन अब हमने बताया क्या कर रहा है, ये एंजाइटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सेडेशन कॉज कर रहा है और इमोशन डिक्रीज कर रहा है। तो बस इसके यूजेस भी यही होंगे। कहाँ कहाँ? एंजाइटी को डिक्रीज कर, एंजाइटी में यूज होगा, सीजोफ्रेनिया में, हिचकॉक मतलब जब हिचकी आती है, कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें, नोजिया वॉमिटिंग में, हीट स्ट्रोक में, ठीक है, बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, जैसे पाइका हो गई, ठीक है, और भी कई सारी होती है, टेम्पर टेंट्रम हो गई, ये सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो एलर्जी कंडीशन में, क्या नाम है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में और कार्डिक डिजीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। अब देखो साइड इफेक्ट क्या होंगे? CNS में वर्क कर रहा है, CNS को यदि सप्रेस करेगा, है ना, डोपामिन को सप्रेस करेगा तो ड्राई माउथ होगा, ओके भाई, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, ब्लड विजन होगा, ओके, इंपॉर्टेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की, नर्सेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, IO चार्ट मेंटेन करना, डू नॉट गिव एंटासिड विद इन 1 आवर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग यदि किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि हम उसको एंटासिड ना दें, ठीक है, 1 घंटे बाद में। मतलब जैसे हमने अभी एंटीसाइकोटिक ड्रग दी तो उसके 1 घंटे तक हमें एंटासिड नहीं देना। इफ गिवन पेरेंट्रल डोज, मॉनिटर द पेशेंट फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए हमें पेशेंट को चेक करना है। अवॉइड लाउड नॉइस एंड, अच्छा मतलब कि एक तरीके से लाउड वॉइस या नॉइस को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, और वाइटल्स को हमें मॉनिटर करना है। ये हमारे पास हो गई एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कन्वल्सन ड्रग के बारे में कि एंटी कन्वल्सन ड्रग क्या होती है। अब एंटी कन्वल्सन ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी कन्वल्सन ड्रग दोनों एक ही है, ठीक है। एक होती है एंटी साइकोटिक जो कि साइकोसिस में यूज आ रही है, ठीक है, और एक होगी एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये होती है स्वीजर्स में या फिर एपिलेप्सी में यूज होने वाली ड्रग, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एपिलेप्सी क्या होती है? तो एपिलेप्सी का मतलब होता है कंटिन्यू स्वीजर्स आना, ठीक है, क्रोनिक मेंटल कंडीशन प्रोड्यूस बाय सडन चेंज इन इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। और
इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन कब चेंज होती है? जब सीजर्स आते हैं। तो क्रोनिक सीजर एक्टिविटी को ही हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, एपिलेप्टिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स। ठीक है, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। तो बस ये क्या याद रखना है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग को ही हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं, और ये कब यूज आती है? सीजर्स में इंडिकेटेड होती है। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, इसके एग्जांपल्स में आता है बार्बिटॉन्स, इसका जो क्लासेस आती है उसमें सबसे पहले आती है बार्बिट्रेट्स, जिसमें आती है फिनोबार्बिटॉन्स और मेफोबार्बिटॉन्स। हाइडेंटोइन आती है जिसमें फिनाइलटोइन और फेजोफेंटोइन। ठीक है, सक्सिनामाइड्स आती है जिसमें इथोसक्सिनामाइड आती है। ठीक है, और उसके अलावा मिस्केलेनिस आती है, एसिटाजोलामाइड आ गई। ठीक है, डीऑक्सी बार्बिट्रेट्स आ गई जिसमें आ गई प्राइमिडॉन आ गई। ठीक है, बेंजोडाइजपीन आ गई जिसमें डाइज़ेपाम और क्लोज़ापाम आ गई। ठीक है, और गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर जिसमें आ गई वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी क्लासेस हैं। एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है भाई। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, फेनो और मैफो। बार्बिटॉन्स तो आई, तो फेनो और मैफो, पी एच आगे आ गया और इसमें एम ई आगे आ गया, बस इतना। ये फेनोबार्बिटॉन्स और मेफोबार्बिटॉन्स। हाइडेंटोइन है, फेंटोइन और फीजोफेंटोइन। फेजोफेंटोइन एफ ई एस ओ एक्स्ट्रा लग गया बस। ठीक है, सक्सिनामाइड तो इथोसक्सिनामाइड। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, इथो आगे लग गया। ठीक है, डीऑक्सी बार्बिट्रेट्स ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। वेल्प्रोइक एसिड ये तो हम जानते हैं कि गाबा ट्रांसमिनेट इनहिबिटर होता है, वेल्प्रोइक एसिड होता है। ठीक है, और बेंजोडाइजपीन हमने बहुत बार यूज किया होता है, डाइज़ेपाम होता है या क्लोज़ापाम होता है। तो ये दोनों तो वैसे ही हो जाएंगे, गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर और बेंजोडाइजपाइन, और बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा। और मिस्केलिनियस में एसिटाजोलामाइड हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोए मोए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब देखो, स्वीजर्स हो रहे हैं किसी पेशेंट को, हम जानते हैं किसी को दोहरे या स्वीजर्स कब आते हैं? जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंज आए, यानी कि ब्लड जो हमारा ब्रेन है उसके जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करें। ठीक है, तब होते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कब करता है? जब जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो हमें क्या करना है? एक्शन पोटेंशियल को रोक देना है, बस। कहाँ पे? न्यूरोनल मेम्ब्रेन के ऊपर, बस इतना ही काम करना है। तो ये इसका मोए मोए यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। फेंटोइन क्या करती है? ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को इन इनएक्टिवेट फॉर्म। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा भाई? सोडियम चैनल क्या होते हैं? बाहर की तरफ प्लस चार्ज होता है ना, तभी तो एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब यदि हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो न्यूरल मेम्ब्रेन क्या होगी? स्टेबलाइज होगी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और स्वीजर से भी स्प्रेड नहीं होंगे और एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी हो जाएगी, यानी पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके इंडिकेशन देखें या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते तो एडीएमई, आईवी ओरली, ब्लड और वही लिवर किडनी। ठीक है, ये तो हमें पता है आदमी तो सबका। फिर इंडिकेशन की बात करें तो स्वीजर्स में देते हैं स्टेटस एपिलेप्टस एक कंडीशन होती है उसमें देते हैं काइनेटिक स्वीजर्स टाइप होता है, फोकल स्वीजर्स ये भी टाइप होता है, और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जी क्या होता है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट डिप्रेशन की कंडीशन में चल जाता है और सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ठीक है, हमने पढ़ा भी है न्यूरोटिक डिसऑर्डर में, एमएसएन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, हीट, हार्ट ब्लॉक, ओके, और बोन मैरो सप्रेशन में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखो, सेडेशन होगी क्योंकि नर्वस सिस्टम में काम कर रही है तो सेडेशन कॉज करेगी। ठीक है, साइड नोजिया वोमिटिंग कर सकती है, फोटोफोबिया कर सकती है और ड्राउजीनेस भी कर सकती है। लास्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। अभी मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में शायद आपको बताया नहीं कि जो एनाल्जेसिक्स होती है ना, हमने 4 ड्रग्स डिस्कस की थी, एनसेड्स, एंटीसाइकोटिक, एंटीकन्वल्सेंट और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स और एक होती है एनसेड्स। हमने एनसेड्स को तो डिस्कस कर लिया, तो अब हमारा एम है हम ओपियोइड्स को डिस्कस करें, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। पहली बात तो हम देख लेते हैं एनाल्जेसिक्स क्या होती है। तो एनाल्जेसिक्स हमको पता है कि वो ड्रग जो कि पेन को कम करती हैं या फिर पेन से रिलीव करवाती हैं। ठीक है, ड्रग यूज इन रिलीव द पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस और ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि कॉन्शियसनेस को अल्टर नहीं करती हैं और कहाँ काम करती हैं? सीएनएस में या फिर पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती हैं, जिसकी वजह से पेन में रिलीफ हो जाता है। एनाल्जेसिक्स कैन ओनली अफोर्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द पेन, नॉट अफेक्ट द कॉज। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि ये जो एनाल्जेसिक्स होती है ना, वो क्या करती हैं? वो केवल सिम्टोमेटिक यानी पेन को डिक्रीज करती हैं, ऐसा नहीं करती कि उसके कॉज को ट्रीट कर दें, बस वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाती हैं। ठीक है, ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक्स की बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स। अब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एनाल्जेसिक्स होती हैं वो 2 टाइप की होगी, कौन कौन सी? ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स और एनसेड्स। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है और मॉर्फिन लाइक ड्रग है। जबकि एनसेड्स क्या थी? एनसेड्स हमारे पास थी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और कैसी थी? एस्पिरिन लाइक ड्रग थी। ठीक है, तो ये दोनों आप याद करिएगा क्योंकि हो सकता है एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड्स और एनसेड्स के बीच में डिफरेंसेस है, तो ये लिख सकते हैं। दे आर फार्माकोलॉजिकल सिमिलर टू मॉर्फिन। ये किसकी तरह सिमिलर होती है? मॉर्फिन की तरह होती है। कौन सी? ओपियोइड्स एनाल्जेसिक। तो यदि हम मॉर्फिन को ही डिस्कस कर लें तो
हम एक तरीके से ओपिएट्स एनालिसिस को भी डिस्कस हो जाएगा। तो ठीक है, हम मॉर्फिन के बारे में बात करेंगे। मॉर्फिन इज अ इमरजेंसी ड्रग, यानी ड्रग ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में दिया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, एनालिसिस अभी बता ही दिया था, दो टाइप की होती हैं, ओपिएट्स और एनसेड्स। एनसेड्स में ये पूरा टाइप्स अभी जस्ट पढ़ के हैं, और ओपिएट्स वाला क्या है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आ गई मॉर्फिन कोडीन, सेमी सिंथेटिक में आ गई हीरोइन जिसे हम डाइस्टाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, और डाई हाइड्रोक्सी मॉर्फिन भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक को हीरोइन या फिर डाईहाइड्रोक्सी मॉर्फिन बोलते हैं, और सिंथेटिक में आता है हमारे पास टर्माडोल। टर्माडोल को हम डायरेक्टली स्ट्रेट आईवी नहीं देते, क्योंकि इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, नौशिया और वॉमिटिंग होता है। ठीक है, इसे हम यदि आईवी दे रहे हैं, डायरेक्टली आईवी, स्ट्रेट आईवी दे रहे हैं हम कैनुला के थ्रू, तो क्या करेगा, पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर नौशिया होगी या वॉमिटिंग होगी। और यदि हम इसको आईएम दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो क्या होगा, पेशेंट में बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। तो दोनों क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे आईवी दें चाहे आईएम। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेमाडोल को 100 ml एनएस के अंदर डालते हैं और उसको स्लो आईवी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने बताया था जो मॉर्फिन का एक्शन है वही किसका एक्शन है, ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक्स का। तो हम क्या करते हैं, मॉर्फिन के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ये आ गया, ये देखो क्या कर रहा है, मॉर्फिन में 3 एक्शन हो रहे हैं। फैसिलिट ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। मॉर्फिन क्या करता है, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करता है, मतलब उसकी पोटेशियम की ओपनिंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एक्ट ऑन स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर ऑफ सीएनएस। ठीक है, जो सीएनएस का एक रिसेप्टर है स्पेसिफिक, यानी मॉर्फिन का एक रिसेप्टर होता है सीएनएस में, वहाँ पे जाके क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, इनिबिट करता है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। मतलब कि क्या काम कर रहा है, मॉर्फिन 3 काम कर रहा है, सीएनएस में जाके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कर रहा है, और कैल्शियम चैनल को क्लोज कर रहा है। अब पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन कैसे, बाहर बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा ना। देखो, ये हो गई हमारे पास मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ओपनिंग और कर दी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। अब एक तो ये कर रहा है। अब उसने क्या किया, सीएनएस पे वर्क कर रहा था, सीएनएस पे वर्क कर रहा था, उसकी वजह से एडेनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को इनिबिट करता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज इंट्रासेलुलर सीएमपी फॉर्मेशन, जो साइक्लिक एएमपी होता है उसका फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और कैल्शियम चैनल की जो ये कैल्शियम चैनल है उसको इनिबिट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इन तीनों की वजह से, चाहे वो हाइपर पोलराइजेशन हो, चाहे वो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन को डिक्रीज करना हो, चाहे कैल्शियम चैनल की को इनिबिट करना हो, इन तीनों की वजह से इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होता है, देखो ये इससे तो पता लग रहा है भाई, कैल्शियम चैनल ही बंद कर दिया तो वो उसकी तो कमी होती है। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, मतलब कि पोटेशियम बाहर है तो फिर कैल्शियम अंदर रहता है। ऐसे अपन को पता है ना कि एंटी में रहते हैं ये दोनों। तो यदि पोटेशियम ज़्यादा होगा तो कैल्शियम हमेशा कम होगा। ठीक है, अब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरो का रिलीज कम हो जाएगा। और न्यूरो जो कि क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम करता है। अब यदि वही कम हो गया तो उसकी वजह से पेन इम्पल्स पहुंच ही नहीं पाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन तक पेन इम्पल्स पहुंची नहीं तो पेन ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिकेशन देख लेते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, कफ में, डायरिया में और पेन में हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी लैक्टेशन। ठीक है, हेपेटिक और रीनल डिसऑर्डर, एलर्जी एल्डर पीपल्स में। ठीक है, आदमी में देखें तो आईवी ओरली कैसे भी दिया जाता है, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबलाइज होता है लिवर के थ्रू और किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट होता है। साइड इफेक्ट में देखा जाए तो सॉरी इसके सैडेशन, हेलुसिनेशन, डिजीनेस और डिस्फोबिया। ठीक है, ये तीनों इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन, कि मॉर्फिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको रेस्पिरेटरी पेशेंट, यानी पेशेंट जो कि सीओपीडी का होता है उसमें अवॉइड किया जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म वाला पेशेंट है उसमें अवॉइड किया जाता है। एक्सट्रीम एज यानी भाई जो ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, यानी 5 से कम साल के बच्चे और 45 साल से बड़े वाले बच्चे, सॉरी मतलब बड़े वाले लोग। ठीक है, तो उनमें हम एडमिनिस्टर नहीं करते। पेशेंट जिनमें हेड इंजरी हो रखी है, जिनमें हाइपोवोलेमिक शॉक है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन है ना, इन सभी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कर लेते हैं मॉर्फिन की, कि मॉर्फिन को जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टोर मॉर्फिन सल्फेट एट रूम टेम्परेचर। मॉर्फिन सल्फेट को कहाँ स्टोर करना होता है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बिफोर मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन मेक श्योर दैट ऑल इक्विपमेंट फॉर ऑक्सीजन एंड ऑपोइड्स एंटागोनिस्ट शुड बी रेडी। क्या करता है ये ना, जो मॉर्फिन है वो हमारे नर्वस सिस्टम है उस पर डायरेक्टली एक्ट करता है, और हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिक्रीज कर, मतलब उसका जो एक्शन है उसको डिक्रीज कर दे। तो इसीलिए हमें
हमें हमेशा ऑपियोइड्स एंटागोनिस्ट है उनको रेडी रखना चाहिए। गिवन ओरली मेडिकेशन विद ड्रग टू कॉज टू डिक्रीज गैस्ट्रिक स्ट्रेस, मतलब देखो सीधी सी बात है, चाहे वो एनसेड्स हो चाहे कोई सी भी ड्रग हो, हमें एनाल्जेसिक्स है ना, उनमें हमेशा जब हम उनको ओरली देते हैं तो उनको मिल्क के साथ दो या फिर खाना खाने के बाद में दो, जिससे कि जीआई स्ट्रेस या फिर जीआई इरिटेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो हमें शेक करना चाहिए, है ना। डू नॉट यूज हाईली कंसनट्रेटेड मॉर्फिन सॉल्यूशन। ठीक है, साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना है। ठीक है, और आईवी फॉर आईवी यूज डायलेट मॉर्फिन इन डाइल्यूट मॉर्फिन इन 4 to 5 ml ऑफ एनएस, मतलब 4 से 5 एनएस ml में हमें डाइल्यूट करना चाहिए, डायरेक्टली आईवी स्ट्रेट नहीं देना चाहिए मॉर्फिन को। आईओ चार्ट मेंटेन करना है। ठीक है, और हमें अप्रोप्रिएट डोज का ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अब हमने ये खत्म किया। देखो एनसेट्स का यदि हम 1 पेज देखें तो ये रहा एनसेट्स। ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी एक पेज में ये रही और एंटी साइकोटिक ड्रग भी ये रही। अब एक और आती है ऑपियोइड्स भी ये लिख रखी है। एक और है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसीलिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जस्ट एक रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ड्रग यूज इन नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।